एक गर्मा गर्म क्रिस्पी समोसा या पिज्जा का एक टुकड़ा, स्वाद तो बस जुबान तक ही रहता है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या होता है? मतलब वो मैदा, वो चीज, वो आलू, आखिर कैसे वो सब कुछ उस ऊर्जा में बदल जाता है जो हमें सोचने और ये बातचीत करने की ताकत दे रही है। हाँ, और अक्सर जब शरीर के बारे में बात होती है तो दिमाग में बस हड्डियों और खून की एक तकनीकी तस्वीर उभरती है। राइट। लेकिन सच तो यह है कि ठीक इसी वक्त मानव शरीर के अंदर एक 32 फीट लंबी, पूरी तरह से स्वचालित और भयंकर रसायनों से भरी एक फैक्ट्री चल रही है, बिना किसी शोर शराबे के। एकदम। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन इसी रहस्यमयी मशीनरी यानी मानव पाचन तंत्र की पूरी कहानी को डिकोड करना है। हमारे पास जो मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही शानदार तरीके से इसे समझाती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हम सब रोज खाना खाते हैं, लेकिन गले से नीचे उतरने के बाद जो रासायनिक युद्ध शुरू होता है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल। और स्लाइड 2 के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल का जवाब देना होगा कि हमें पाचन की जरूरत ही क्यों है। हाँ, मतलब शरीर सीधे तौर पर उस समोसे या पिज्जा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? एग्जैक्टली। असल में हम जो भी खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फैट, वे बहुत ही जटिल अणु होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। जटिल अणु? मतलब आप इसे ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी और उलझी हुई इमारत हो। एकदम सही एनालॉजी है। इसे लेगो के खिलौनों की तरह समझिए। कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन लेगो के ब्लॉक से बना एक विशाल महल है। अच्छा। और हमारी कोशिकाओं के यानी सेल्स के दरवाजे इतने छोटे होते हैं कि वो पूरा का पूरा महल उनके अंदर जा ही नहीं सकता। लॉजिकल है। इसलिए पाचन तंत्र का इकलौता काम उस महल को तोड़कर वापस अलग अलग लेगो ब्लॉक्स में बदलना है। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट के उस महल को तोड़कर ग्लूकोज के छोटे ब्लॉक्स में बदलना। राइट। और प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड में, और वसा यानी फैट को फैटी एसिड में बदलना, ताकि कोशिकाएं उन्हें आसानी से अपने अंदर खींच सकें। सटीक विश्लेषण। जब ये जटिल अणु अपने सबसे सरल रूप में आ जाते हैं तभी शरीर को असली ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहाँ विज्ञान का एक बहुत ही शानदार अपवाद भी है। विटामिन, खनिज यानी मिनरल्स और पानी, इन तीनों को पचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। वेट, सच में? पानी और विटामिन्स का पाचन नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उन्हें पहले से ही सबसे छोटे लेगो ब्लॉक के रूप में बनाया है। ओह। हाँ, उनके अणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि शरीर में जाते ही पाचन तंत्र उन्हें बिना तोड़े सीधे अवशोषित कर लेता है। डायरेक्ट एब्जॉर्ब। ये ऐसा है जैसे आपको किसी चीज को खरीदने के लिए 2000 का नोट तोड़वाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपके पास पहले से ही खुले सिक्के मौजूद हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो अब स्लाइड 3 पर आते हैं, जो इस पूरी फैक्ट्री की कार्यप्रणाली के चरणों के बारे में है। हाँ, मैंने भी डेटा में देखा है। इस पूरी यात्रा को 5 मुख्य चरणों में बांटा गया है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। बिल्कुल। और अगर हम इन 5 भारी भरकम शब्दों को आसान भाषा में डिकोड करें तो कहानी कुछ यूं बनती है। अंतर्ग्रहण यानी कच्चा माल फैक्ट्री में डालना, मतलब खाना खाना। पाचन यानी शक्तिशाली रसायनों और कैंचियों से उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। और अवशोषण वो चरण है जब वो कटा हुआ पचा हुआ खाना हमारी आंतों से निकलकर खून में मिल जाता है। और ये स्वांगीकरण मतलब असिमिलेशन, ये शब्द थोड़ा जटिल लगता है। स्वांगीकरण का सीधा सा मतलब है उपयोग। अच्छा। हाँ, खून में जो ऊर्जा आ गई है, जब शरीर की कोशिकाएं उस ऊर्जा को पीकर नई कोशिकाएं बनाती हैं या काम करने की ताकत देती हैं, तो उसे स्वांगीकरण कहते हैं। राइट दिया जाता है। तो ये तो हो गए चरण। अब स्लाइड 4 में एक और तकनीकी फर्क है जो अक्सर कंफ्यूज करता है: आहारनाल और सहायक ग्रंथियां। आहारनाल तो वो 32 फीट या करीब 9 मीटर लंबी मुख्य पाइपलाइन हो गई, जो मुंह से शुरू होकर गुदा पर खत्म होती है। खाना इसी पाइप के अंदर से होकर गुजरता है। सही कहा। लेकिन ये सहायक ग्रंथियां, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये क्या है? सहायक ग्रंथियां जैसे हमारी लार ग्रंथि, लिवर और अग्नाशय, वे वीआईपी मेहमान हैं जो इस 32 फीट की नली के बाहर बैठे हैं। बाहर बैठे हैं मतलब खाना इनके अंदर नहीं जाता? बिल्कुल नहीं। खाना कभी लिवर या अग्नाशय यानी पैनक्रियास के अंदर नहीं जाता। ओह। लेकिन ये ग्रंथियां बाहर से ही अपने शक्तिशाली पाचक रस और एंजाइम एक छोटी सी ट्यूब के जरिए आहार नाल के अंदर छिड़कती रहती हैं। अच्छा,
तो वो बस अपना केमिकल अंदर भेजते हैं। एग्जैक्टली। अगर ये बाहर से अपना रस ना डालें तो जो खाना हम आज खा रहे हैं उसे पचने में महीनों लग जाएंगे। बाप रे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस 32 फीट लंबी महायात्रा की शुरुआत करते हैं। स्लाइड 5 के अनुसार हमारे मुंह से। मुंह से। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुंह का काम सिर्फ खाने को चबाना और स्वाद लेना है, लेकिन डेटा जो कहानी बताता है वो सच में हैरान करने वाला है। क्या आपको पता है कि हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? हाँ, और वे हर दिन 1 से 1.5 लीटर लार बनाती हैं। 1.5 लीटर मतलब एक पूरी बड़ी पानी की बोतल के बराबर हर रोज। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लार यानी सलाइवा सिर्फ पानी नहीं है, ये सुरक्षा और रासायनिक पाचन दोनों का पहला मोर्चा है। इस 1.5 लीटर लार में बहुत ही खास रसायन होते हैं। मुझे मास्टर क्लास का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण याद आ रहा है। हमारे मुंह की सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम पैरोटिड ग्रंथि है। राइट। और जब इस ग्रंथि में किसी वायरस का हमला होता है तो गाल बुरी तरह सूज जाते हैं। यही बीमारी है जिसे हम मम्प्स या गलसुआ कहते हैं। बिल्कुल सही। इंसान का चेहरा एकदम सूजकर गुब्बारे जैसा हो जाता है। अब अगर हम इस लार के अंदर मौजूद रसायनों की बात करें तो इसमें लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है। लाइसोजाइम? जब कोई कुछ खाता है तो खाने के साथ हजारों कीटाणु मुंह में जाते हैं। ये लाइसोजाइम उन कीटाणुओं के लिए एक कमांडो की तरह काम करता है। मतलब उन्हें मुंह में ही मार गिराने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली। यानी वो एक तरह का इनबिल्ट सैनिटाइजर है। आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा लार में एक और एंजाइम होता है, टाइलिन। टाइलिन खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, विशेष रूप से स्टार्च को तुरंत माल्टोज में बदलना शुरू कर देता है। अच्छा। यही कारण है कि अगर कोई एक सूखी रोटी को बहुत देर तक चबाता रहे तो वो मीठी लगने लगती है, क्योंकि टाइलिन ने उस रोटी के स्टार्च को शुगर यानी माल्टोज में बदल दिया है। कमाल है ना? यानी तकनीकी रूप से देखें तो पाचन की शुरुआत पेट में नहीं बल्कि मुंह में ही हो जाती है। और स्लाइड 6 के अनुसार यहीं पर विज्ञान का एक बहुत ही मजेदार नेम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ, नाम बदल जाता है। जैसे ही कच्चा खाना हमारी लार के साथ अच्छी तरह मिक्स होकर एक चिपचिपा आधा पचा हुआ गोला बन जाता है, उसे अब खाना नहीं कहा जाता। तो क्या कहते हैं? उस गोले को विज्ञान की भाषा में बोलस कहते हैं। राइट, बोलस। अब ये बोलस गले से नीचे उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बोलस हमारी ग्रास नली ईसोफेगस से होते हुए नीचे जाता है। अब बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि जब हम कुछ निगलते हैं तो वो बस गुरुत्वाकर्षण की वजह से धड़ाम से पेट में गिर जाता है, जैसे किसी खाली कुएं में पत्थर डाल दिया हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अगर ऐसा होता तो क्या कोई अंतरिक्ष यात्री जो 0 ग्रेविटी में है कभी कुछ खा पाता, या क्या कोई लेटकर पानी पी पाता? अरे हाँ, गुरुत्वाकर्षण तो वहां काम ही नहीं कर रहा। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर ये नीचे कैसे जाता है? इसे समझने के लिए टूथपेस्ट की एक नई ट्यूब की कल्पना कीजिए। ओके। जब आपको पेस्ट निकालना होता है तो आप पीछे से ट्यूब को दबाते हैं, जिससे पेस्ट आगे खिसकता है। हमारी ग्रास नली की मांसपेशियां ठीक यही काम करती हैं। वे लहर की तरह ऊपर से सिकुड़ती हैं और भोजन को नीचे ढकेलती हैं। अच्छा। इस सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया को विज्ञान में क्रमाकुंचन या पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्या बात है! क्रमाकुंचन यानी मांसपेशियों द्वारा की जाने वाली एक तरह की मसाज जो खाने को पेट तक पहुंचाती है। बिल्कुल। लेकिन क्या इस 25 सेंटीमीटर लंबी ग्रास नली में कोई पाचन होता है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक नो डाइजेशन जोन है। ये सिर्फ मुंह और पेट के बीच का हाईवे है। असली उठापटक और रासायनिक तबाही तो इसके बाद शुरू होती है, जब ये बोलस आमाशय यानी पेट में पहुंचता है। हाँ, स्लाइड 8 के अनुसार पूरे आहार नाल में भोजन सबसे ज्यादा समय तक यहीं रहता है, लगभग 4 घंटे। ये ऐसा है जैसे वॉशिंग मशीन का सबसे लंबा और खतरनाक केमिकल साइकिल चल रहा हो। खतरनाक इसलिए क्योंकि पेट के ऊपरी हिस्से से एक भयानक रसायन निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाप रे, HCl? हाँ, ये इतना तेज और शक्तिशाली अम्ल होता है कि ये लोहे की कील को भी गला सकता है। सच में? बिल्कुल। मुंह में लाइसोजाइम से जो कीटाणु बच गए थे, ये एसिड उन्हें पूरी तरह भस्म कर देता है और पूरे भोजन को भयंकर अम्लीय बना देता है। वेट, एक मिनट। हाँ, अगर पेट के अंदर एक ऐसा तेज तेजाब मौजूद है जो मांस को गला सकता है, तो फिर मतलब इंसान का खुद का पेट क्यों नहीं चल रहा है? वो अंदर से पिघल क्यों नहीं जाता? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और
इसका जवाब प्रकृति की बेहतरीन इंजीनियरिंग में छिपा है। पेट के भीतरी दीवानों पर म्यूकस मेम्ब्रेन की एक बहुत ही मोटी सुरक्षा परत होती है। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन। हाँ, और ये परत स्वभाव में क्षारीय यानी एल्कलाइन होती है। जैसे ही तेज एसिड इस क्षारीय दीवार से टकराता है, दोनों का असर 0 यानी न्यूट्रल हो जाता है। इसी ढाल की वजह से पेट सुरक्षित रहता है। अद्भुत। और इसी पेट के अंदर कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम्स भी अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे पेप्सिन, जो प्रोटीन के लेगो ब्लॉक्स को तोड़कर पेप्टोन्स बना देता है। लेकिन मुझे प्रेजेंटेशन में रेनिन नाम का एंजाइम सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। ये सिर्फ दूध के प्रोटीन को पचाता है और दूध को कैल्शियम पैराकासिनेट में बदल देता है। अगर आसान भाषा में कहें तो रेनिन दूध को फाड़कर दही में बदल देता है। राइट। और इसीलिए छोटे बच्चे जो सिर्फ दूध पीते हैं, जब कभी उल्टी करते हैं तो वो दूध नहीं निकलता, बल्कि फटे हुए दूध या दही जैसी चीज बाहर आती है, क्योंकि उनके पेट के रेनिन ने तुरंत अपना काम कर दिया था। बिल्कुल। अब इन पूरे 4 घंटों के एसिड बाथ और एंजाइम्स की कुटाई के बाद वो मुंह से आया हुआ बोलस अब पूरी तरह से एक गाढ़ी ले या सूप में बदल चुका है। और इस नए भयंकर अम्लीय सूप को अब विज्ञान की भाषा में काइम कहा जाता है। तो हमारा बोलस अब बन गया है काइम। राइट। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये काइम एसिड से भरा हुआ है और अब इसे पेट से निकलकर छोटी आंत में जाना है। लेकिन छोटी आंत के पास तो पेट जैसी कोई म्यूकस मेम्ब्रेन की सुरक्षित ढाल नहीं है। अगर ये एसिड वाला काइम सीधे छोटी आंत में गया तो आंत तो जल जाएगी। एग्जैक्टली। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यहीं पर इमरजेंसी रेस्क्यू टीम की एंट्री होती है। स्लाइड 9 पर आते हैं, जहां लिवर और गॉल ब्लैडर की बात की गई है। हाँ, वो रेस्क्यू टीम है हमारा लिवर, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लिवर लगातार एक हरे पीले रंग का लिक्विड बनाता है जिसे पित्त रस या बाइल जूस कहते हैं। अच्छा, बाइल जूस। ये पित्त रस बहुत ज्यादा क्षारीय होता है। इसका पीएच स्तर 7.8 के आसपास होता है। लिवर इसे बनाकर अपने ही नीचे एक छोटी सी थैली में स्टोर करता रहता है, जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। जैसे ही वो खतरनाक अम्लीय काइम पेट से बाहर निकलता है, गॉल ब्लैडर तुरंत ये क्षारीय पित्त रस उस पर उड़ेल देता है और बूम, एसिड और एल्कलाइन मिलकर एक दूसरे को शांत कर देते हैं। बिल्कुल, छोटी आंत जलने से बच जाती है। इसके साथ ही पित्त रस वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लेकिन क्या हो अगर लिवर ठीक से काम ना करे? तब गंभीर समस्याएं होती हैं। लिवर का काम बिलिरुबिन नाम के एक पिगमेंट को फिल्टर करना भी है। जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो यह पीला रसायन खून में फैलने लगता है, जिससे आंखें और त्वचा पीली हो जाती हैं। जिसे हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। एकदम सही। एक और बहुत आम बात सुनने में आती है, कई लोगों के गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है और डॉक्टर सर्जरी करके उस थैली को ही शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे लोगों का पाचन कैसे होता है? क्या उनका एसिड शांत नहीं होता? यहाँ यह समझना जरूरी है कि गॉल ब्लैडर खुद कुछ नहीं बनाता। वो सिर्फ लिवर का स्टोरेज टैंक है। अच्छा, वो सिर्फ स्टोर करता है। हाँ, जब स्टोरेज टैंक निकाल दिया जाता है तो लिवर से पित्त रस सीधे एक नली के जरिए लगातार आंत में थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है। इसीलिए जिन लोगों का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, उन्हें डॉक्टर सलाह देते हैं कि वे एक साथ बहुत सारा फैट या तेल वाला खाना ना खाएं, क्योंकि उनके पास अचानक से फैट को तोड़ने के लिए भारी मात्रा में पित्त रस का स्टॉक नहीं होता। बहुत ही तार्किक बात है। अब इसी लिवर के ठीक पड़ोस में एक और मास्टरमाइंड अंग है, अग्नाशय या पैंक्रियास। स्लाइड 10 के अनुसार ये एक ऐसा पाचक रस छोड़ता है जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। वेट, इसे पूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें ऐसा क्या खास है जो बाकियों में नहीं है? इसे पूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भोजन के तीनों मुख्य खंभों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों को एक साथ धराशायी करने की क्षमता होती है। कमाल है। और मास्टर क्लास में इसे याद रखने का एक बहुत ही सरल तरीका बताया गया है, LAT ट्रिक। LAT ट्रिक, चलिए इसे डिकोड करते हैं। हाँ, L का मतलब है लाइपेज, जो फैट यानी वसा को तोड़कर फैटी एसिड बनाता है। राइट। और A से है एमाइलेज, जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट
यानी स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। बिल्कुल। और टी से है ट्रिप्सिन, जो बचे खुचे प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। ये सच में एक ऑलराउंडर पैकेज है। डेफिनेटली। और इन सारे पाचक रसों से नहाने के बाद ये भोजन अब आहार नाल के मुख्य इंजन में प्रवेश करता है। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हम बात कर रहे हैं छोटी आंत की। इसका नाम दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये कहने को छोटी है, लेकिन असल में ये 20 से 30 फीट लंबी है, यानी 6 से 7 मीटर। हाँ, ये पूरे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। नाम छोटी इसलिए है क्योंकि इसकी मोटाई कम होती है, लेकिन लंबाई में ये किसी अजगर जैसी है। भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण इसी 20 फीट की भूल भुलैया में होता है। और स्लाइड 11 के अनुसार इस छोटी आंत को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जिसके लिए DJI का क्रम याद रखना आसान है। DJI? हाँ, डी से डुओडेनम, जो यू आकार का पहला हिस्सा है, जहां लिवर और अग्नाशय के जूस आकर भोजन में मिलते हैं। जे से जेजुनम, जो बीच का रास्ता है, और अंत में आई से इलियम, जो छोटी आंत का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इलियम का काम सबसे खास है। यहीं पर अवशोषण होता है, मतलब बचा हुआ खाना अब खून में जाएगा। और इलियम की संरचना को समझने के लिए प्रेजेंटेशन में द स्पंज इफेक्ट की एनालॉजी दी गई है, जो बहुत सटीक बैठती है। हाँ, स्लाइड 12 में। अगर इलियम अंदर से एक स्मूथ पाइप की तरह होती तो वो ज्यादा खाना नहीं सोख पाती। इसके बजाय उसकी आंतरिक सतह पर लाखों उंगली के आकार की संरचनाएं उगी होती हैं, जिन्हें विली कहते हैं। विली? जरा एक तौलिए के रेशों के बारे में सोचिए। जिस तरह तौलिए के उठे हुए रेशे पानी को बहुत तेजी से और ज्यादा मात्रा में सोख लेते हैं, ठीक वैसे ही ये विली छोटी आंत का सरफेस एरिया कई गुना बढ़ा देती हैं। राइट। ये विली स्पंज की तरह सारा ग्लूकोस, अमीनो एसिड और फैटी एसिड सोखकर सीधे उसे हमारे खून में मिला देती हैं। और जो कुछ थोड़ा बहुत पचने से बच गया था, उसे इलियम अपने खुद के एंजाइम्स निकालकर पूरी तरह खत्म कर देता है। इलियम से निकलने वाले इन 5 एंजाइम्स को याद रखने का एक शानदार तरीका है स्मेल ट्रिक। SMELL। ये स्मेल ट्रिक क्या है? क्या ये एंजाइम्स अलग अलग काम करते हैं? हाँ, इन्हें आप एक खास तरह के तालों की चाबियां समझ सकते हैं। S से सुक्रेज, जो सिर्फ सुक्रोज को काटता है। M से माल्टेज, जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। अच्छा। E से इरिप्सिन, जो प्रोटीन के बचे हुए टुकड़ों को पूरी तरह अमीनो एसिड बना देता है। और L से? लैक्टेज। ये बहुत मशहूर है क्योंकि लैक्टेज वो एंजाइम है जो दूध की मिठास यानी लैक्टोज को पचाता है। बिल्कुल। जिन लोगों के शरीर में ये लैक्टेज बनना बंद हो जाता है, उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है और वे दूध नहीं पचा पाते। एकदम सही कहा आपने। और आखिरी एल से है लाइपेज, जो बचे खुचे वसा को पूरी तरह फैटी एसिड में बदल देता है। जब खाना छोटी आंत के इस आखिरी हिस्से से गुजरता है तो यहाँ आखिर पाचन 100% पूरा हो जाता है। 100% पूरा। तो अगर छोटी आंत में सब कुछ पच चुका है, सारे लेगो ब्लॉक्स खून में सोख लिए गए हैं, तो फिर जो अगला हिस्सा है बड़ी आंत, उसका काम क्या है? क्या वो बस एक वेटिंग रूम है? ग्रासनली की तरह बड़ी आंत भी पाचन का एक बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। बड़ी आंत में किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता। अच्छा, कोई एंजाइम नहीं निकलता? कोई एंजाइम नहीं निकलता। इसकी लंबाई सिर्फ 5 फीट होती है, लेकिन इसका व्यास यानी डायमीटर छोटी आंत से ज्यादा होता है, इसलिए इसे बड़ी कहा जाता है। तो अगर ये कुछ पचाती नहीं है तो ये 5 फीट का चौड़ा पाइप करता क्या है? इसका मुख्य काम सिर्फ जल का यानी पानी का अवशोषण करना है। छोटी आंत से जो कचरा यहाँ आता है वो बहुत पतला और तरल होता है। बड़ी आंत एक ड्रायर या सुखाने वाली मशीन की तरह उसमें से सारा अतिरिक्त पानी वापस शरीर में खींच लेती है। लेकिन बात सिर्फ पानी सोखने तक सीमित नहीं है। बड़ी आंत का एक मुख्य हिस्सा होता है जिसे कोलोन कहते हैं, और यहाँ करोड़ों सहजीवी बैक्टीरिया रहते हैं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत लेन देन है। जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे किसी काम का नहीं है, ये बैक्टीरिया उसे अपना भोजन बनाकर खाते हैं। मतलब वे शरीर में रहकर हमारा ही कचरा खा रहे हैं और बदले में वो किराया भी चुकाते हैं। बिल्कुल। ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही जरूरी विटामिन बनाते हैं, जैसे विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन K। एकदम सही। इसके अलावा बड़ी आंत की शुरुआत में एक छोटी सी पूंछ जैसी संरचना लटकी होती है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक अवशेषी अंग है।
अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब प्राचीन काल में शायद पूर्वजों को कच्चा मांस, पेड़ की छाल या पत्ते पचाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती होगी। लेकिन आज के आधुनिक इंसान के शरीर में इसका कोई काम नहीं है। ये बस एक फालतू का हिस्सा है। और उल्टा जब इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो भयंकर दर्द होता है और डॉक्टर को सर्जरी करके इसे बाहर निकालना ही पड़ता है। सही कहा। तो इस तरह जब बड़ी आंच सारा पानी सोख लेती है तो जो अंतिम ठोस अपशिष्ट बचता है उसे विज्ञान की भाषा में कायल कहा जाता है। इसे एक बार फिर से समराइज करते हैं क्योंकि ये नाम बहुत दिलचस्प है। मुंह में जब खाना लार से मिला तो वो बना बोलस। राइट। पेट में जब वो एसिड में नहाया तो वो बना काइम। और अंत में सारा पोषण और पानी निकल जाने के बाद बड़ी आंत में वो बन गया कायल। ये कायल शरीर के निचले हिस्से रेक्टम में इकट्ठा होता है और अंततः गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को पीछे मुड़कर देखें तो ये एक परफेक्ट असेंबली लाइन है। 32 फीट लंबी एक मशीन। मुंह में कार्बोहाइड्रेट टूटना शुरू हुआ, पेट के एसिड बाथ में प्रोटीन का टूटना शुरू हुआ और छोटी आंत के स्पंज वाले हिस्से में सब कुछ अपने सबसे छोटे लेगो ब्लॉक्स में टूटकर खून में मिल गया। और बीच में ग्रास नली और बड़ी आंत, ये दो ऐसे हाईवेज हैं जहां कोई पाचन नहीं होता, यानी नो डाइजेशन जोन। एग्जैक्टली। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पूरी चर्चा से एक ऐसा नजरिया सामने आता है जिस पर शायद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ध्यान नहीं देते। ऐसा क्या नजरिया? हमने अभी बड़ी आंत में रहने वाले उन सहजीवी बैक्टीरिया के बारे में बात की जो हमारा कचरा खाकर हमारे लिए विटामिन बनाते हैं। हाँ। ये साबित करता है कि मानव शरीर और खासकर ये पाचन तंत्र सिर्फ एक यांत्रिक मशीन नहीं है जिसे हम अपनी मर्जी से चलाते हैं। वास्तव में ये एक विशाल इकोसिस्टम है, एक पारिस्थितिकी तंत्र। हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हम खरबों सूक्ष्म जीवों के लिए एक चलते फिरते मेजबान या होस्ट है। हमारी सेहत, हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारा मूड, बहुत कुछ इन सूक्ष्म यात्रियों पर निर्भर करता है जो हमारे भीतर निवास करते हैं। हम उन्हें खिलाते हैं और वे हमें जीवित रखते हैं। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। बिल्कुल। मतलब जब कोई वो पिज़्ज़ा या समोसा खा रहा होता है तो वो अकेले नहीं खा रहा होता, वो अपने अंदर बसे उस पूरे ब्रह्मांड को खिला रहा होता है जो अदृश्य रूप से उसके अस्तित्व को चला रहा है। कितना अद्भुत है सोचना। वाकई अद्भुत है। इसी हैरान कर देने वाले और विचारोत्तेजक तथ्य के साथ मानव शरीर की इस 32 फीट लंबी रासायनिक फैक्ट्री पर हमारा ये गहन विश्लेषण यहीं पूरा होता है। विज्ञान के कुछ ऐसे ही अनसुलझे और दिलचस्प रहस्यों के साथ अगली विस्तृत चर्चा में फिर मुलाकात होगी।